हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीकेसी। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो हम सेशन चला रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हुए आज जो है हम विलियम आर्थर लुईस का दिया हुआ डुअल सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पढ़ते हैं। इसके पहले हमने कज़निट्स इनकम कर्व या कज़निट्स इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस जो है वो समझा था। अब ये जो पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर था, इसी के बेसिस पे ये डुअल सेक्टर मॉडल जो है हमारे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ाया जाता है। ये मॉडल जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा कज़निट्स इनकम कर्व में, ये मॉडल बेसिकली अप्लाई करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज में या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज और लो डेवलप्ड इकोनॉमीज जिनको हम लोग कहते हैं उनके ऊपर। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर एक डेवलपिंग इकोनॉमी को देखा जाए तो बेसिकली वहाँ पे प्रेडोमिनेटली दो सेक्टर होते हैं। एक होता है सबसिस्टेंस सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, दूसरा होता है आपका कैपिटलिस्ट सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर बेस्ड होता है। अब ये जो इंस्पिरेशन थी डुअल सेक्टर मॉडल को बनाने की, वो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म जो बेंजामिन हिजिस ने 1940 में प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंडर एम्प्लॉयड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में इसीलिए होता है क्योंकि उनके बीच में देयर आर डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट्स एंड प्रोडक्शन फंक्शंस। जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। हर इकोनॉमी के पास कुछ फैक्टर्स इन अबंडेंस सप्लाई होते हैं और इसी की बेसिस पे उसका प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज है उनके प्रोडक्शन फंक्शंस में यूज ऑफ लेबर ज्यादा रहता है, जो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमीज है उनके प्रोडक्शन फंक्शन में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या कैपिटल जो है वो ज्यादा रहता है। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द assumptions ऑफ द मॉडल, लेट्स अंडरस्टैंड कि उन्होंने जब दो सेक्टर्स को डिफाइन किया था तो वो क्या था। आप अपने यूपीएससी के आंसर में और या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अगर आप तैयार करें तो उसके आंसर में डेफिनेटली ये डेफिनेशंस को कोट करने की कोशिश कीजिएगा। लुईस ने डिफाइन किया था कैपिटलिस्ट सेक्टर को एज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी व्हिच यूजेस रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल एंड पेज कैपिटलिस्ट देयर ऑफ। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो कैपिटल यूज होती है इकोनॉमी में बाय दिस सेक्टर कैपिटलिस्ट सेक्टर, वो बेसिकली रिप्रोड्यूसिबल है। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब यहाँ पे जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं उससे हम डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट या सरप्लस जो है वो जनरेट करते हैं। इसी सरप्लस या प्रॉफिट को हम फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्षमता जो है ये रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल की होती है। अब अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देयर यस रिप्रोड्यूसिंग उसमें भी होती है कैपिटल की, बिकॉज टेक्नोलॉजी आप जितनी लेटेस्ट यूज करते हो आपको उतनी जल्दी प्रॉफिट्स मिलते हैं। सेकेंड, ही कैटेगराइज subsistence sector as that part of the economy which is not producing reproducible capital. एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली लो वेजेस होते हैं, अबंडेंस ऑफ लेबर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है, लो प्रोडक्टिविटी रहती है, हमारी डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून्स बहुत ज़्यादा रहती है। अभी आप लोग सुन ही रहे हैं अम्फन तूफान आया, अभी निसर्ग से मुंबई फाइट कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशंस में क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उतनी अच्छे से अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज नहीं कर पाता है। नाउ assumptions ऑफ लुईस डेवलपमेंट मॉडल क्या थी। सबसे पहला assumption है कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी में ही अप्लाई करता है या अंडर डेवलप्ड एंड लो डेवलप्ड इकोनॉमीज में, जहां पे सरप्लस अनप्रोडक्टिव लेबर है, वो लेबर जो कि एग्रीकल्चर में प्रॉपर्ली एंगेज नहीं है। दूसरा assumption था कि ये जो वर्कर्स है ये ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे हाई वेजेस मिलती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में इंडिया एज एन इकोनॉमी में देखें तो काफी लोगों का माइग्रेशन हुआ था। ये थर्ड assumption जो है वो है कि वेजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मोर और लेस फिक्स्ड रहती है, तो उसमें हमारी डिपेंडेंसीज ऑन मॉनसून जो है, डिपेंडेंसीज ऑन प्रोडक्शन है, वो कम हो जाती है। एंटरप्रेन्योर्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के होते हैं वो डेफिनेटली प्रॉफिट मेक करते ही है, तो इसीलिए वो हायर प्राइस जो है वो मार्केट से चार्ज करते हैं, जिसमें वेजेस का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है।
इसके बाद अजम्पशन उन्होंने ये भी किया था कि जो प्रॉफिट एक कैपिटलिस्ट जनरेट करता है, ये प्रॉफिट हमेशा री इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अगेन फिक्स्ड कैपिटल। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है वो रीप्रोड्यूसिबल कैपिटल प्रोड्यूस करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने कहा था कि एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बेसिकली वही दिखता है जो इकोनॉमी ट्रेडिशनल इकोनॉमी से हटके एक मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन कर चुकी है। Now let's understand what basically he meant by surplus labor और unutilized labor. बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसमें अगर आप देखेंगे तो there are labor which is employed L1, L2, L3. T जो है वो बेसिकली हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व है जो बढ़ता जा रहा है। अब L2, L3 लेबर जो आप देख रहे हैं यहाँ बेसिकली ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 25 to 30% ऑफ द लेबर फोर्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड रहता है। ये जो है सबसिस्टेंस सेक्टर से मूव करके टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर जा सकता है। ये फिनोमेना 1950s में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब सारी इकोनॉमीज बैटल कर रही थी अपने आप को बेटर करने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस चल रहे थे, उस वक्त ऑब्जर्व किया हुआ फिनोमेना है। नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लुईस मॉडल अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था बेस्ड ऑन हिज अजम्पशंस कि कैपिटलिस्ट सेक्टर में बेसिकली लेबर आप एम्प्लॉय करते हैं तब तक जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बराबर रहता है वेजेस के। यानी कि मैं एडिशनल लेबर अगर एम्प्लॉय कर रही हूँ तो मेरा जो एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है उस लेबर की वजह से मैं बस उतना ही वेजेस उसको देने के लिए तैयार हूँ। ऑन दी अदर हैंड सबसिस्टेंस सेक्टर में लेबर को हम एम्प्लॉय तब तक करते हैं जब तक कि वेजेस एवरेज प्रोडक्ट के बराबर नहीं होती। यानी कि एक व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा एज अ लेबर काम कर रहा है तो उस एक व्यक्ति ने प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट में जितना ऐड किया था उतना वेजेस उसको मिलना चाहिए, नॉट जस्ट व्हाट ही एडेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट बट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर। तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन अगर 100 हुआ है क्वांटिटी में और उसमें लेबर एम्प्लॉय 2 थे तो पर लेबर जो है 50 वेजेस होनी चाहिए। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो डायग्राम से हमें समझना है वो ये है कि टोटल प्रोडक्ट लेबर जो है वो बेसिकली डायग्राम में है ONPM से डिनोट किया हुआ। नाउ इन दिस ये डिवाइड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस वाला पोर्शन जो कि OWPM से डिनोट हो रहा है। आप दे सकते हैं इंडस्ट्रियल वेजेस से सब्सिस्टेंस वेज डेफिनेटली इंडस्ट्रियल वेज से कम, यही उनका असम्पशन भी था और इसीलिए लेबर अट्रैक्ट हो जाता है कि वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाए। और ये जो सरप्लस है बेसिकली ये आपके कैपिटलिस्ट का सरप्लस है NPW। तो इस NPW को कैपिटलिस्ट सेक्टर क्या करता है, फिर से करता है री इन्वेस्ट, और जब ये री इन्वेस्ट करता है तो क्या हो जाता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो शिफ्ट कर जाता है टू N1, यानी कि हम लोग और लेबर एम्प्लॉय करने की एज ए कैपिटलिस्ट सेक्टर अपनी क्षमता बढ़ा पाते हैं और वेजेस हम दे पाते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ रही है उसके बेसिस पे। मूविंग अहेड, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे हमारे लुईस के डुअल सेक्टर मॉडल के। लुईस ने ये कहा था कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लो डेवलपमेंट इकोनॉमीज में या कंट्रीज में जो 5% या उससे भी कम रहती है। जैसे हम लोग आज जो है कैपिटल फॉर्मेशन बजाय हम जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी जो है आज डेवलपिंग इकोनॉमीज या यूडीसीज और एलडीसीज की कमी मानी जाती है, जबकि हम इसको चाहे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हाइक करने की वजह से 12 to 15% कह सकते हैं। ग्लेरिंग एग्जाम्पल जो है वो चाइना का है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उन्होंने अपनी जीडीपी की रेट 16% तक अचीव कर ली थी। बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टिमुलेटिंग या डिस्करेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन्होंने कहा था कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो फैक्टर मोबिलिटी या लार्ज साइज ऑफ द मार्केट, खासकर अगर आप देखेंगे तो हमारे सेकेंड थर्ड 5-year प्लान्स जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ बेस्ड थे। टेक्निकल प्रोग्रेस की बात हो रही थी, उसमें गवर्नमेंट के ही खुद के स्टार्ट किए हुए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लुईस ने फर्दर ये देखा कि उन्होंने जो मॉडल बनाया था दैट मूविंग ऑफ सबसिस्टेंस सेक्टर
सरप्लस लेबर टू कैपिटलिस्ट सेक्टर, ये बहुत सक्सेसफुली सिंगापुर ने एम्प्लॉय किया था। क्रिटिसिज्म ऑफ द लोएस्ट डुअल सेक्टर मॉडल की बात करें तो इजिप्शियन इकोनॉमी में इंक्रीजिंग वेज रेट 15% तक देखी गई थी, लेकिन इसी समय ये भी देखा गया था कि कैपिटलिस्ट के जो प्रॉफिट्स है वो 12% से गिर गए थे। तो जरूरी नहीं है कि अगर वेजेस बढ़ रही है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से, हम अपनी लेबर में वेजेस लेबर के लिए वेजेस बढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर के प्रॉफिट्स भी उसी डायमेंशन में उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। वेजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की कई बार यूनियन कंट्रोल, जैसे इंडिया में भी 1926 के बाद जो है ट्रेड यूनियनिज्म जो है बहुत पॉपुलर हो गया था। इनका मेन एजेंडा ही यही होता था कि ये डिमांड्स रेज करके इंक्रीज्ड वेजेस करें, ताकि जिस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है तो वेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसको मैप्रो ने 1967 में बहुत अच्छे से स्टडी किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजिप्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट लुइस ने ये अज्यूम किया था कि कैपिटलिस्ट की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है एमपीएस, वो बेसिकली क्लोज टू 1 होती है, यानी कि एक कैपिटलिस्ट जितना भी सेव करता है उतना का उतना वो वापस री इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से उसकी सेविंग्स जो है वो कभी भी प्रॉफिट से कम नहीं होती, दे आर मोर और लेस इक्वल। लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू इन ऑल इकोनॉमीज। अमर्त्य सेन ने जब बाद में लुइस सेक्टर मॉडल और फेयरनेस मॉडल को क्रिटिसाइज किया था और क्रिटिकल अप्रेजल किया था, तब उन्होंने कहा था कि दिस मे नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल इकोनॉमीज, इट डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी आल्सो फॉर दैट मैटर। इसको हम फेयरनेस मॉडल को पढ़ते वक्त समझेंगे। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम जो है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सबसिस्टेंस सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या वो टेक्निकल नॉलेज, वो एक्सपर्टीज है कि मैं फैक्ट्रीज में काम कर सकूं, मैं जो है हर तरीके से रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं? शायद नहीं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो मेरे अंदर स्किल सेट की कमी की वजह से जो मैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ा रही हूँ, इसी को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, और ये मैन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बढ़ता ही जाता है। सो दैट अगेन इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द लुइस मॉडल। अनदर थिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हाई लेबर आउटपुट रहता है एंड कैपिटल आउटपुट रेशियोज रहता है एज अ रूल इटसेल्फ, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आईसीओआर जो होता है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज्यादा रहता है। हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते रहते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में एक और चीज होती है कि अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड वर्कर्स होता है। वी जस्ट डिस्कस दिस पॉइंट। द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कई बार जो है हमने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस को या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को अडॉप्ट करने में एज ए हिंड्रेंस काम करती है। हम नई मशीन्स नहीं इंस्टॉल कर पाते, इलिटरेसी, एब्सेंस ऑफ स्किल्ड लेबर, ये सारे कई हर्डल्स थे जो बैकवर्ड लो डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फाइट करने पड़ रहे थे। सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक और मेन चीज देखी गई थी कि इनमें फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा था। ये फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन ज्यादातर सबसिस्टेंस सेक्टर का था, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स या इंपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स ज्यादा होते थे, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स ये सब कम होते थे। इनफैक्ट परसेंटेज शेयर ऑफ फ्यूल्स, मिनरल्स, मेटल्स, ये सारा जो है बहुत ज्यादा होता था लो डेवलप्ड कंट्रीज में। इनफैक्ट इजिप्ट की अगर हम बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, तो ये लोग सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 97 to 98% प्रोडक्शन जो करते थे वो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन के लिए होता था। वर्ल्ड बैंक का डेटा भी जो है इसको फुली सपोर्ट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस in understanding the Lewis model. Next हम लोग fairness model of economic development discuss करेंगे. Do subscribe to our channel and stay tuned for more information. Do let us know what changes you want and more further information you want us to cover in the channel. Thank you.